हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन फोकस एग्जाम्स। मैं डॉक्टर विभा उत्तम आज इस लेक्चर में बात करूंगी भारत के संविधान निर्माण की और संविधान सभा की समितियों और उनके प्रमुख कार्यों के बारे में। लेक्चर शुरू करने से पहले मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ आप लोगों से कि भारत के लिए संविधान होना चाहिए, ये आइडिया कहाँ से आया और भारत में संविधान क्यों होना चाहिए। इस क्वेश्चन के साथ ही मैं आज अपना लेक्चर शुरू करती हूँ। सर्वप्रथम 1922 में गांधी जी ने संविधान सभा और संविधान निर्माण की मांग की थी, क्योंकि गांधी जी एक दूरदर्शी व्यक्ति थे। उन्हें पता था कि अभी स्वतंत्रता संग्राम अपनी तेजी पर है, तो आज़ादी मिलने के बाद भारत को संविधान की जरूरत पड़ने वाली है। फिर संविधान सभा के गठन का विचार वर्ष 1934 में पहली बार एम.एन. रॉय ने रखा। ये वामपंथी आंदोलन के प्रमुख नेताओं में से एक थे। इसके बाद 1935 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहली बार भारत के संविधान निर्माण के लिए संविधान सभा के गठन की आधिकारिक रूप से मांग की, बट ज़्यादा कुछ हुआ नहीं। फिर 1938 में नेहरू ने संविधान सभा के सदस्य के रूप में एक घोषणा की, और ये घोषणा थी स्वतंत्र भारत के संविधान निर्माण में वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनी गई संविधान सभा द्वारा किया जाएगा। मतलब हमारा संविधान निर्माण संविधान सभा जो चुनी गई संविधान सभा है उसके द्वारा किया जाएगा, और इसमें बाहरी हस्तक्षेप नहीं होगा। इसका मतलब संविधान सभा में कोई भी बाहरी सदस्य नहीं होगा। ये घोषणा हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी। नेहरू की इस घोषणा के बाद ब्रिटिश सरकार ने हमारे संविधान सभा की मांग को सीरियसली लिया। फिर अगस्त 1940 में एक अगस्त प्रस्ताव आया। तो ये अगस्त प्रस्ताव क्या था ये जान लेते हैं। तो अगस्त प्रस्ताव में पहली बार इस बात को स्वीकार किया कि हम भारतीयों के लिए एक संविधान सभा होनी चाहिए। परंतु हमने का मतलब उस टाइम के जो प्रमुख भारतीय नेता थे, जैसे गांधी जी और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के और बड़े नेता, उन्होंने इस अगस्त प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया। इसके पीछे रीजन था, इस अगस्त प्रस्ताव में लिखा था कि संविधान सभा में मुख्यतः भारतीय लोग होंगे। इसका मतलब था संविधान सभा में दूसरे लोग भी होंगे। तो जब हमारे देश के लिए संविधान बन रहा है, हमारा देश है, तो इसमें दूसरे लोगों का क्या काम। तो इसलिए अगस्त प्रस्ताव को हमने अस्वीकार कर दिया। अगस्त प्रस्ताव के बाद हमारा आया क्रिप्स प्रस्ताव। क्रिप्स प्रस्ताव में अंग्रेजों ने स्वीकार कर लिया था कि भारतीयों के लिए संविधान सभा होगी। इसका मतलब था कि अब संविधान सभा बनेगी ही बनेगी। परंतु इसको भी हम लोगों ने स्वीकार नहीं किया। इसके पीछे क्या रीजन था, क्योंकि इसमें लिखा हुआ था युद्ध के पश्चात संविधान सभा का गठन होगा। उतने टाइम दुनिया में द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था। तो जो क्रिप्स प्रस्ताव था उसके अकॉर्डिंग ये था कि जब विश्व युद्ध खत्म होगा दूसरा, उसके बाद हमारे संविधान सभा का गठन होगा। तो जब हम देश के विश्व युद्ध में भाग नहीं ले रहे थे, हमारा देश आज़ाद होने वाला था और हमें इमीडिएटली संविधान की ज़रूरत पड़ने वाली थी। तो इसका मतलब था हमारे लिए संविधान सभा का गठन अभी से शुरू हो जाना चाहिए था। तो इसलिए हमने क्रिप्स प्रस्ताव को भी अस्वीकार कर दिया। अगस्त प्रस्ताव और क्रिप्स प्रस्ताव को अस्वीकार करने के बाद फिर हमारे लिए एक नया मिशन आया। उस मिशन का नाम था कैबिनेट मिशन योजना। इसमें 3 सदस्य थे, लॉर्ड पैथिक लॉरेंस एंड क्रिप्स एंड अलेक्जेंडर। यहाँ पर भी हमारे क्रिप्स वही थे जो क्रिप्स प्रस्ताव वाले थे। तो ये कैबिनेट मिशन के तहत ही हमारी संविधान सभा का गठन हुआ। तो यहाँ पर ये ध्यान देने वाली बात है, याद रखने वाली बात है कि किस मिशन या योजना के तहत हमारे संविधान सभा का निर्माण हुआ है। तो वो है कैबिनेट मिशन योजना। तो हमारे भारतीय संविधान का निर्माण कैबिनेट मिशन योजना के तहत हुआ है। तो अब जब ये कैबिनेट मिशन योजना है, इसमें कुछ रूल्स थे। वो रूल्स ये थे कि जो हमारी संविधान सभा की कुल सीटें थी वो 389 थी। इनमें 389 में 296 सीटें ब्रिटिश भारत से थीं और 93 सीटें देसी भारत से थीं। देसी भारत से मतलब है जहाँ पर राजा भी राज्य करते थे और हमारा
देसी रियासतें थी। ब्रिटिश भारत का मतलब है जहाँ पर अंग्रेज डायरेक्ट शासन करते थे। तो जो ब्रिटिश भारत से जो सीटें थी वो निर्वाचित होकर वहाँ से लोग आने थे, और जो देसी भारत से वहाँ पर मनोनीत होकर सदस्य आने थे। तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि जो 296 सीटें हैं, 296 सीटों को ऐसे बांटा था 292 + 4, तो 292 हमारी निर्वाचन के तहत, और 4 सीटें जो हमारी थी वो चीफ कमिश्नरी से आनी थी। चीफ कमिश्नरी के 4 सदस्य आने थे। तो उस टाइम पे हमारे 3-4 बड़े कमिश्नरेट हुआ करते थे, दिल्ली, कुर्ग, अजमेर, मेवाड़। ये अजमेर मेवाड़ एक नाम है, और बलूचिस्तान, अब बलूचिस्तान हमारा पाकिस्तान का हिस्सा है। तो ऐसे सीटों का आवंटन हुआ था। ऐसे हम देख सकते हैं कि प्रति 10 लाख लोगों में एक सीट का आवंटन हुआ था। और कुछ पार्टियों के हिसाब से भी सीटें बांटी गई थी। तो उसमें हमारे कांग्रेस को 208 सीटें मिली थी, मुस्लिम लीग को 73 सीटें, और जो अदर छोटी पार्टी थी उन्हें 16 सीटें मिली हुई थी, 1-1, 2-2 और ऐसे मिली हुई थी। तो ये हमारे सीटों का आवंटन था। अब संविधान सभा बन गई थी, तो 9 दिसंबर 1946 में इसकी पहली बैठक हुई, जिसकी अध्यक्षता डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी। ये अस्थायी सदस्य थे। इन्हें ना तो ब्रिटिश सरकार ने सिलेक्ट किया था, ना ही ये निर्वाचित होकर आए थे। ये सभा के सबसे बुजुर्ग सदस्य थे, इसलिए इन्होंने सभा की अस्थायी अध्यक्षता की थी। तो अब बात करते हैं कि पहली बैठक में किसने भाग लिया या किसने भाग नहीं लिया। तो मुस्लिम लीग ने इस बार बहिष्कार कर दिया था। मुस्लिम लीग ने अलग पाकिस्तान बनाने की मांग को लेकर ये बहिष्कार किया हुआ था। तो जो पहली बैठक में टोटल सदस्यों ने भाग लिया वो 207 सदस्यों ने भाग लिया था, और जिसमें से 9 महिलाएं थीं, जिसमें से दुर्गाबाई देशमुख, कमला चौधरी, लीला राय, राजकुमारी अमृत कौर, सरोजिनी नायडू, ये प्रमुख महिलाएं थीं जिन्होंने इस सभा में भाग लिया था। और जैसा कि आपको मैं पहले बता चुकी हूँ कि मुस्लिम लीग के सदस्यों ने यहाँ पर भाग नहीं लिया था। तो मुस्लिम लीग के सदस्यों की संख्या 73 थी। तो टोटल तो केवल 207 सदस्यों ने भाग लिया, जबकि टोटल संख्या 389 सदस्य थे, और 73 सदस्य तो मुस्लिम लीग के थे जिन्होंने भाग नहीं लिया था। तो 207 + 73 280 ही सदस्य होते हैं। तो लगभग बचे हुए 100 सदस्य कौन थे जिन्होंने भाग नहीं लिया था। तो ये सदस्य थे देसी रियासतों से मनोनीत होने वाले सदस्य, जो अभी तक डिसाइड नहीं कर पाए थे कि उन्हें क्या करना है, भारत के साथ आना है या कुछ और करना है। इसके बाद 11 दिसंबर 1946 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष चुन लिया गया, और इसके बाद 2 उपाध्यक्ष भी चुने गए। वो थे डॉक्टर H.C. मुखर्जी और V.T. कृष्णामाचारी। ओके, तो ये दोनों हमारे उपाध्यक्ष थे। और यहाँ से क्वेश्चन आता है, पहले के एग्जाम्स में क्वेश्चन आया करता था कि निर्वाचित अध्यक्ष कौन थे, तो ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और अब लेटेस्ट क्वेश्चन आने लगे हैं उपाध्यक्ष से भी, तो हमें ये दोनों नाम भी यहाँ पर याद रखने हैं। तो 11 दिसंबर से 2 दिन बाद 13 दिसंबर को उद्देश्य प्रस्ताव रखा गया। उद्देश्य प्रस्ताव पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा रखा गया, जो कि संविधान, इसका मतलब था कि जो संविधान बनने जा रहा है उसमें क्या क्या होगा और उसके मेन उद्देश्य क्या हैं, ये पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा रखा गया। और आज का जो हमारी प्रस्तावना है हमारे संविधान की, वो बहुत हद तक ये उद्देश्य प्रस्ताव से प्रभावित है। तो अब बात करते हैं कि जो ये संविधान समिति थी उसके कार्य क्या थे। तो संविधान समिति का सबसे प्रमुख कार्य तो था संविधान का निर्माण। ओके, तो सबसे प्रमुख कार्य क्या था, संविधान का निर्माण। उसके अलावा भी कुछ कार्य किए, हमारा राष्ट्रीय ध्वज को अपनाना, राष्ट्रगान को अपनाना, राष्ट्रीय गीत को अपनाना, और हमारे लिए प्रथम राष्ट्रपति चुनना, और राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता की सत्यापन करना। तो ये इसके कुछ अन्य कार्य भी थे। तो जब संविधान निर्माण के लिए संविधान सभा बनी, अध्यक्ष का निर्वाचन हो गया, तो इसके कुछ समितियां बनी। तो इन समितियों को हम 2 ग्रुप से भागों में बांट सकते हैं, बड़ी समितियां और छोटी समितियां। और इन समितियों के अध्यक्ष
और सदस्य नियुक्त किए गए। तो अब मैं बता दूं कि जो संविधान समितियां हैं और उनके अध्यक्ष, इससे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। आपको यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में मिलेगा ही मिलेगा। तो जो बड़ी समितियां थी जैसे संघ शक्त समिति, सलाहकारी समिति, प्रारूप समिति, संचालन समिति, प्रांतीय संविधान समिति, ये कुछ बड़ी समितियों के नाम हैं। तो अब इन समितियों को और उनके अध्यक्षों को अपने को याद रखना है। तो यहाँ भी जहाँ भी संघ शब्द आए तो उसके लिए अध्यक्ष कौन था? पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो संघ शक्त समिति एवं संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष पंडित नेहरू याद रखना है। तो जैसा हम जानते हैं कि सारे प्रांतों को एक करने का श्रेय सरदार पटेल को जाता है, तो हम यहाँ से ये याद रखेंगे, प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी थे। ओके, अब ज़्यादातर लोगों को ये याद रहता है कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष अंबेडकर साहब थे। तो प्रारूप का मतलब है रूप देना, या हम सब जानते हैं कि भारतीय संविधान को रूप रेखा देने का या किसने बनाया, तो ये अंबेडकर जी ने बनाया। तो प्रारूप समिति याद रखना है, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इसके अध्यक्ष थे। ओके, अब मौलिक अधिकारों, अल्पसंख्यकों एवं जनजातियों तथा बहिष्कृत क्षेत्रों के लिए एक समिति बनी जिसका नाम था सलाहकार समिति या परामर्शदाता समिति। तो इसके अध्यक्ष थे सरदार पटेल। तो अब इसे याद रखना है कि नेहरू जी सभी कार्यों के लिए सरदार पटेल से सलाह लेते थे। पटेल कांग्रेस को हर टाइम पे हर फील्ड में सलाह देते थे। तो सलाहकारी समिति के अध्यक्ष सरदार पटेल हैं। तो अब सलाह या परामर्श की जरूरत तो सभी फील्ड में या हर काम में पड़ती है। तो सलाहकार समिति के अंदर 5 उप समितियां थीं, मौलिक अधिकार की समिति, अल्पसंख्यक समिति, जनजाति समिति, छोड़े गए क्षेत्रों के लिए समिति आदि। तो अब अगली समितियों की बात करते हैं। तो प्रक्रिया नियम समिति और संचालन समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। अब इसे याद रखना है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी संविधान सभा के भी अध्यक्ष थे तथा हमारे प्रथम राष्ट्रपति भी थे। तो अध्यक्ष लोगों का काम होता है संचालन करना, नियम बनाना। तो इन दोनों समितियों के अध्यक्ष के रूप में हमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का नाम याद रखना है। अब लास्ट एक और समिति थी जो राज्यों के लिए समिति थी, इसके अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। तो ये सारी बात हो गई जो हमारे संविधान सभा की बड़ी समितियां थी और उनके अध्यक्षों के बारे में। तो अब बात करते हैं छोटी समितियों के बारे में। यहाँ से भी कभी कभी क्वेश्चन आजकल आने लगे हैं। तो जो छोटी समितियाँ थी वो थी वित्तीय एवं कर्मचारी समिति, इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। दूसरी समिति थी प्रत्यायक समिति, इसके अध्यक्ष थे आह्लाद कृष्ण स्वामी अय्यर। और फिर सदन समिति, इसके अध्यक्ष थे पट्टाभी सीतारामैया। फिर नेक्स्ट समिति थी कार्य संचालन समिति, डॉक्टर के.एम. मुंशी। राष्ट्रध्वज समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा के कार्यों के लिए समिति जी.वी. मावलंकर साहब। सर्वोच्च न्यायालय के लिए समिति एस. वरदाचारी। मुक्त आयुक्तों के प्रांत के लिए समिति पट्टाभी सीतारामैया। संविधान सभा के वित्तीय प्रावधानों संबंधी समिति नलिनी रंजन। भाषाई प्रांत आयोग इसके धर साहब। प्रारूप संविधान की जांच के लिए विशेष समिति जवाहरलाल नेहरू। प्रेस दीर्घा समिति उषा नाथ सेन। नागरिकता पर एक समिति बनी थी, उसके जो अध्यक्ष थे वो थे एस. वरदाचारी। तो इसमें से कुछ ही हमारी इम्पॉर्टेंट है जिसपे से क्वेश्चन आते हैं। उनमें से है सबसे पहली कार्य संचालन समिति। कार्य संचालन समिति के अध्यक्ष हमको याद रखना है के.एम. मुंशी साहब। तो इसको कार्य संचालन काम कौन करता है? मुंशी लोग। तो इनके नाम से इसे याद रखना है। और राष्ट्रध्वज के लिए जो समिति थी इसके भी अध्यक्ष कभी कभी क्वेश्चन में पूछता है, तो इसके अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, ये भी हमें याद रखना है। और एक और समिति थी भाषाई प्रांतीय आयोग समिति थी, इसके भी जो अध्यक्ष है इसके बारे में पूछ लेता है, तो इसके अध्यक्ष थे एस के धर। और दूसरी एक और थी प्रारूप संविधान की जांच के लिए विशेष समिति, ये जवाहरलाल नेहरू हैं। तो ये 3-4 समितियां और उनके अध्यक्ष हमें यहाँ पर याद रखना है। तो अब इन
सब समितियों में संविधान निर्माण की जो सबसे महत्वपूर्ण समिति थी वो थी प्रारूप समिति। इसके अध्यक्ष डॉक्टर अंबेडकर थे और ये 7 सदस्यों की समिति थी। मैं यहाँ पर एक बात बताना चाहूँगी कि संविधान सभा का प्रारूप सर बी.एन. राव ने तैयार किया था। सर बी.एन. राव संविधान सभा के सदस्य नहीं थे, ये संवैधानिक सलाहकार थे। इनके बारे में बता दूं कि ये एक IAS ऑफिसर थे। इन्होंने निःशुल्क अपनी सेवाएं दी थी संविधान निर्माण में। तो यहाँ पर प्रारूप समिति ने संविधान लिखा नहीं था, लिखने वाले थे सर बी.एन. राव। प्रारूप समिति का कार्य था सर बी.एन. राव द्वारा लिखे या तैयार किए गए प्रारूप पर विचार विमर्श करना। प्रारूप समिति या ड्राफ्टिंग कमेटी के दूसरे नाम भी थे पांडुलेखन समिति या मसौदा समिति। तो यहाँ से कई सारे क्वेश्चन आते हैं, जैसे पांडुलेखन समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ओके, और सदस्यों की संख्या कितनी थी, तो 7। और क्वेश्चन भी आते हैं जो बी.एन. राव से रिलेटेड होते हैं, जैसा कि 4 ऑप्शन दिए होते हैं और पूछेगा कि इसमें कौन संविधान सभा का सदस्य नहीं था। तो सदस्य तो बी.एन. राव सदस्य नहीं थे, ये संवैधानिक सलाहकार थे। तो ये हमारी प्रारूप समिति काफ़ी इम्पॉर्टेंट समिति थी, इसकी सारी जानकारी इसमें है। विभिन्न समितियों के प्रस्तावों पर विचार करने के बाद प्रारूप समिति ने भारत के संविधान का पहला प्रारूप तैयार किया। इसे फरवरी 1948 में प्रकाशित किया गया। भारत के लोगों को इस प्रारूप पर चर्चा करने और संशोधन का प्रस्ताव देने के लिए 8 माह का समय दिया गया। लोगों की शिकायतों, आलोचनाओं और सुझावों के परिप्रेक्ष्य में प्रारूप समिति ने दूसरा प्रारूप भी तैयार किया, जिसे अक्टूबर 1948 में प्रकाशित किया। प्रारूप समिति ने अपना प्रारूप तैयार करने में सिर्फ और सिर्फ 6 महीने से भी कम का समय लिया। इस दौरान इसकी कुल 141 बैठकें हुई। अब बात करते हैं संविधान का प्रभाव में आना। तो डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने सभा में 4 नवंबर 1948 को संविधान का अंतिम रूप पेश किया। इस बार संविधान पहली बार सभा में पढ़ा गया और सभा में इस पर 5 दिनों तक आम चर्चा हुई और फिर संविधान की जो दूसरी चर्चा शुरू हुई वो 15 नवंबर 1948 से शुरू हुई। इस पर खंडवत मतलब एक खंड का विचार हुआ और हमारी 17 अक्टूबर 1949 तक ये हमारा चर्चा चली। इस अवधि में कम से कम 7,653 संशोधन प्रस्ताव आए, जिसमें से 2,500 प्रस्तावों पर चर्चा हुई। फिर संविधान पर तीसरी बार चर्चा 14 नवंबर 1949 से शुरू हुई। फिर इसके बाद फाइनली डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने एक संविधान का फाइनल प्रारूप दे दिया। सभा में कुल 299 सदस्यों में उस दिन केवल 284 सदस्य उपस्थित थे, जिन्होंने संविधान पर हस्ताक्षर किए। संविधान की प्रस्तावना में 26 नवंबर 1949 का उल्लेख है। उस दिन के रूप में ही किया गया है जिस दिन भारत के लोगों ने सभा में संविधान को अपनाया, लागू किया व स्वयं को संविधान सौंपा। 26 नवंबर 1949 को नागरिकता, चुनाव, संसद, अस्थायी व परिवर्तनशील नियम ऐसे कुछ शीर्षक से संबंधित अनुच्छेद 5, 6, 7, 8 ऐसे बहुत कम अनुच्छेद ही उस दिन हमारे लागू हुए और जो बाकी के बचे हुए अनुच्छेद या शेष संविधान था वो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। तो 26 जनवरी 1950 को हम संविधान की शुरुआत के दिन के रूप में देख सकते हैं और इसे गणतंत्र दिवस के रूप में हम मनाते हैं। इस दिन संविधान की शुरुआत के रूप में इसलिए चुना गया क्योंकि इसका अपना ऐतिहासिक महत्व था। सबसे पहले इस दिन का मतलब 26 जनवरी वाले दिन 1930 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में दिसंबर 1929 में पारित हुए संकल्प के आधार पर
पूर्ण स्वराज दिवस मनाया गया था। तो इसका अपना ही ऐतिहासिक महत्व है, इसलिए हमारा संपूर्ण संविधान बनने के बावजूद भी इसे लागू किया गया 26 जनवरी 1950 को। ये सब पढ़ने के बाद थोड़े क्वेश्चन देख लेते हैं, तो आपको कंफर्म हो जाएगा कि क्वेश्चन आते हैं इस टॉपिक से। तो पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान कब लागू हुआ? तो इसका ऑप्शन फर्स्ट सही है कि गणतंत्र दिवस के दिन हमारा संपूर्ण संविधान लागू हुआ था। अब दूसरा क्वेश्चन, संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए किया जाता है। तो ये मैंने आपको बताया था कि 26 जनवरी का अपना ही ऐतिहासिक महत्व था इस दिन। इसका ऑप्शन फर्स्ट सही है। कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। तो इसका ऑप्शन ए सही है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है कि 1950 को हुआ कि 1949 को। अंगीकृत हमारे भारतीयों द्वारा 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत कर लिया था, और जो संपूर्ण संविधान था वो 50 में लागू हुआ। तो हमने कुछ भाग को अंगीकृत कर लिया था 49 में ही। ओके, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, भारत का संविधान किस तिथि को अपनाया गया? तो इस पे हमारा जो अपनाने की तिथि थी, वो अंगीकृत करने की तिथि वही 26 नवंबर 1949। तो अब जो आगे के दो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें पूछ रहा है पहली बैठक के बारे में। तो प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने की? तो यहाँ पे सिर्फ पहली बैठक की अध्यक्षता की बात कर रहा है, तो इसका ऑप्शन है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। ये इसका आंसर सही है इन दोनों क्वेश्चंस का। और फिर आगे की अगर बात करें कि भारत की संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष कौन थे, तो ये संविधान सभा के अध्यक्ष के बारे में पूछ रहा है, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, भीमराव अंबेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, संविधान सभा के अध्यक्ष नहीं थे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पूछ रहा है स्वतंत्र भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो ये संविधान सभा के अध्यक्ष अगेन पूछ रहा है, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो जैसा मैंने आपको बताया था कि प्रारूप समिति से काफ़ी सारे क्वेश्चन आते हैं और प्रारूप समिति हमारी बहुत इंपॉर्टेंट थी। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि प्रारूप समिति के सदस्य थे, सिर्फ यहाँ पे पूछ रहा है सदस्य थे। तो जो हमारा ऑप्शन सेकेंड और फोर्थ है जवाहरलाल नेहरू और सरदार पटेल। तो सरदार पटेल और नेहरू हमारे प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे। तो हमारा जो बचा हुआ ऑप्शंस कौन सा है? सी। इसका मतलब एन गोपाल स्वामी और आह्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, ये दो लोग हमारे सदस्य के समिति थे। तो इसका ऑप्शन सी सही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष पूछा है, तो इसमें तो याद ही है सबको कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो इसका भी ऑप्शन सी सही है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। उसमें कह रहा है कुछ सेंटेंस दिए हैं और वो कह रहा है कि कौन से सेंटेंसेस सही हैं। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव का जो संविधान सभा द्वारा स्वीकार किया गया संविधान के निर्माण पर असर था, मतलब हाँ, जो उद्देश्य प्रस्ताव था वो नेहरू के द्वारा पारित किया गया था और संविधान सभा द्वारा उसे स्वीकार भी किया गया। तो पहला वाला ऑप्शन सही है। उद्देशिका बहुत महत्वपूर्ण उद्देश्यों की पूर्ति करती है, तो ये सेंटेंस भी सही है। फिर संविधान को भारत के लोगों ने आदेशित किया, मतलब हमारी संविधान जो संविधान सभा है वो भारत के लोगों को नियम कानून बताती है। तो ये भी ऑप्शन सही है। फिर फोर्थ ऑप्शन हम देखते हैं, भारत के मुखिया को लोग प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित करते हैं। तो जो राज्य का मुखिया होता है, राज्य का मुखिया कौन होता है? या तो जैसे हमारे देश का मुखिया राष्ट्रपति होता है और राज्य का मुखिया राज्यपाल होता है। तो इसको हम प्रत्यक्ष रूप से नहीं चुनते हैं। राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता है और राज्यपाल को हमारा राष्ट्रपति सिलेक्ट करता है। तो ये वाला ऑप्शन हमारा गलत है। तो इसके तहत हमारा जो ए है कि सेंटेंस फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड सही है, तो ऑप्शन ए हमारा इसका आंसर हो जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव निम्न में से किसने प्रस्तुत किया था? तो इतने बार अब हमने पढ़ लिया है, पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने वाली संविधान सभा के सदस्यों को, मतलब हम सदस्य कैसे सेलेक्ट करने थे? तो विभिन्न प्रांतों के विधानसभाओं द्वारा चुना गया था। तो इसका ऑप्शन सी सही है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है,
भारतीय इतिहास के संदर्भ में प्रांतों से संविधान सभा के सदस्य कैसे चुने गए थे? तो ये चुने गए थे, निर्वाचित थे। तो इसका ऑप्शन सी सही है, प्रांतीय विधान सभाओं द्वारा निर्वाचित हुए थे। आगे का क्वेश्चन देख लेते हैं। संविधान पांडुलेखन समिति निम्न में से कौन सदस्य नहीं था? पांडुलेखन समिति का मतलब प्रारूप समिति। तो जैसा कि हमें पता है, जवाहरलाल नेहरू कभी भी प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे। तो बचे हुए जो हमारे 3 हैं वो तो सदस्य थे। तो इसका ऑप्शन डी सही है कि जवाहरलाल नेहरू हमारे सदस्य प्रारूप समिति या पांडुलेखन समिति के सदस्य नहीं थे। फिर आगे का क्वेश्चन देख लेते हैं। संविधान सभा ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन कब किया? तो ये डेट हमें याद रखनी पड़ेगी। ये है 29 अगस्त 1947 को। फिर इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान निर्मात्री परिषद की झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो ये छोटी समितियों में से क्वेश्चन है। मतलब झंडा समिति, ध्वज समिति का अध्यक्ष कौन था? मैंने आपको बताया था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो इसका ऑप्शन डी सही है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया। तो मैंने बताया था बहुत सारी चीज़ें आई थी, अगस्त प्रस्ताव आया था, क्रिप्स योजना आई थी, बट जो हमारी भारतीय संविधान सभा का गठन हुआ था वो कैबिनेट मिशन योजना 1946 के अंतर्गत हुआ था। तो इसका ऑप्शन हमारा सी सही है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किया गया था। तो ये हमारा क्रिप्स मिशन में था, जो हमारे संविधान सभा बनने के लिए हमारा कैबिनेट मिशन के पहले आया था। तो ये इसका ऑप्शन हमारा क्रिप्स मिशन है। ओके, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत के लिए संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्नलिखित में सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था? तो इसका ऑप्शन है 1934 में स्वराज पार्टी के द्वारा। तो इसका ऑप्शन ए सही है। फिर इसके बाद अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है, तो इसके हमें आंसर पता है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो ये क्वेश्चन याद रखना है, ये बहुत बार एग्जाम्स में रिपीट हो चुका है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारतीय संविधान सभा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? सिर्फ हमें सही कथन देखने हैं। तो देखना है कि यह वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं थी। मतलब हमारा निर्वाचन हुआ था, लेकिन ये वयस्क मताधिकार नहीं था। तो ये वाला ऑप्शन हमारा सही है। फिर दूसरा देखते हैं, यह प्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम थी। तो मैंने जैसा बताया, प्रत्यक्ष निर्वाचन नहीं हुआ था, यहाँ पर विधानसभाओं द्वारा लोग चुन के आए हुए थे। तो ये भी हमारा ऑप्शन, ये वाला ऑप्शन हमारा गलत है। और यह बहुदलीय संरचना नहीं थी। इसमें कह रहे हैं कि इसमें दल नहीं थे, जबकि हमारा कांग्रेस, मुस्लिम लीग और छोटे बड़े बहुत सारे दल थे। तो ये वाला ऑप्शन हमारा गलत है। और यह कई समितियों के माध्यम से कार्यरत थी। तो संविधान सभा में बहुत सारी समितियां थी, हमने अभी पढ़ ली सब छोटी बड़ी समितियां। तो ये वाला ऑप्शन हमारा सही है। तो इसमें ऑप्शन ए और डी ये दोनों सेंटेंस सही हैं। तो दो ए और डी के लिए जो ऑप्शन दिया है वो ए है। तो हमारा यहाँ पर आंसर ए हो जाएगा। ओके, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से संविधान सभा की संघ संविधान समिति का अध्यक्ष था। तो मैंने पहले बताया था, जहाँ भी संघ वर्ड आएगा वहाँ पर जवाहरलाल नेहरू। तो जवाहरलाल नेहरू इसका आंसर है। संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष थे। तो जहाँ भी प्रांत वर्ड आएगा, मतलब प्रांत के लिए जो समिति बनी थी उसके अध्यक्ष हमारे सरदार पटेल थे। तो इसका ऑप्शन डी सही है। तो शायद आज के लिए बहुत हो गया है। आज हमने बहुत सारे क्वेश्चन कर लिए हैं। आज हमने 2 टॉपिक कवर किए हैं यहाँ पर, संविधान निर्माण और उसकी जो प्रमुख समितियाँ थीं। तो आज के लिए बहुत हो गया। अब आगे वाले लेक्चर में मैं पढ़ाऊँगी अनुसूचियों के बारे में, अनुच्छेद के बारे में। जो अब हम आज का सेशन यहीं पे ख़त्म करते हैं। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।